गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के 7वें और 6वें अध्याय में। हम 2 अध्याय एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एक ही अध्याय पढ़ाएंगे, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार जो 2020 में अभी लागू होने जा रहा है उसके अनुसार आपका एक पाठ हटा दिया गया है। तो पुरानी किताब के अनुसार जो अध्याय 7 था अब वो अध्याय 6 हो गया है। उसका शीर्षक है समकालीन विश्व में सुरक्षा। क्या हुआ? समकालीन विश्व में सुरक्षा। और ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा सभी जगह पर जहां पर भी सीबीएसई पैटर्न लागू है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अध्याय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कई जगह देखा इसको टीचर्स अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे और जो भी उपलब्ध संसाधन थे वो इतने कम थे जिससे ये चीजें सारी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या होता है समकालीन विश्व में सुरक्षा का अर्थ। सुरक्षा, अब आती है सुरक्षा कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा क्या है। तो समझ लेते हैं कि सुरक्षा क्या होती है। समस्याओं से मुक्ति सुरक्षा कहलाती है। समस्याओं से मुक्ति सुरक्षा कहलाती है। किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके पास ना हो तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि आपके पास कुछ समस्याएं मौजूद हो जाती हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अब ये समस्याएं बहुत छोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। बहुत छोटी समस्याएं जैसे घर में आप चाय बना रहे हैं, आप थोड़ा सा जल गए, चाय छानने में आप जल गए। जैसे लॉकडाउन के दौरान मैं भी चाय बना रहा था और मेरे हाथ पर चाय गिर गई और जो जल गया है हाथ, इसको मैं कवर किए रहता हूं इससे। इस जले हाथ के बावजूद भी मुझे लगा कि लॉकडाउन जैसी ऐसी परिस्थितियों में आपके पास अध्ययन सामग्री पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आपके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये छोटी सी समस्या है, इस समस्या को लेके भी हम कार्य कर सकते हैं। घर में और सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिन समस्याओं को हम निपटा सकते हैं और कुछ बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं जिनको हम नहीं निपटा सकते हैं, जिनको सरकार ही निपटा सकती है, जिनको राज्य ही निपटा सकती है। ऐसी समस्याओं को हम जटिल समस्याएं कहते हैं। परंपरागत रूप में जैसे 2 तरीके की स्थितियां होती हैं सोचने की, एक परंपरागत और एक आधुनिक या तात्कालिक। तो परंपरागत रूप से जब हम समस्याओं का वर्णन करते हैं तो समस्याओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से भागों में विभाजित करते हैं आइए देख लेते हैं। समस्याओं को 2 प्रकार से होती हैं। नंबर 1 साधारण समस्याएं और नंबर 2 गंभीर समस्याएं। साधारण समस्याओं के लिए हम कभी राज्य के पास नहीं जाते हैं, कभी सरकार के पास नहीं जाते हैं, अब कभी जिलाधिकारी के पास नहीं जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको चाय नहीं मिल रही है तो हम ये फोन नहीं करेंगे, डीएम साहब मुझे चाय नहीं मिल रही है, आप हमको चाय बना के दे दीजिए। ऐसा थोड़ी कहेंगे। ये साधारण समस्या है, इसको अपने स्तर पर सुलझा लिया जाता है। और कुछ होती हैं कठिन समस्याएं, जटिल समस्याएं। उन जटिल समस्याओं के लिए हमें कहीं ना कहीं राज्य के कर्मचारियों की भी मदद लेनी पड़ती है, राज्य के पदाधिकारियों की भी मदद लेनी पड़ती है और राज्य उसमें एक नीति निर्धारित कर देता है, उसके हिसाब हमें चलना पड़ता है। उनको क्या कहते हैं? गंभीर समस्याएं। क्या कहते हैं? गंभीर समस्याएं। जिनका हल व्यक्ति अपने स्तर पर नहीं निकाल पाता है उनको कहते हैं गंभीर समस्याएं। ठीक है। तो सुरक्षा की इस अवधारणा में हम समस्त प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करेंगे।
इस समस्या रहित विश्व को ही सुरक्षित विश्व कहा जाता है। लेकिन यदि हम साधारण समस्याओं को हटाने का प्रयास करेंगे या सोचेंगे ये भी हट जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो सामान्य क्रियाकलाप हैं उनको अगर हम समस्याओं के रूप में मानने लग जाएंगे, तब ये संसार चल ही नहीं पाएगा, ये विश्व चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि साधारण तौर पर जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो समस्या नहीं है। समस्या वो है जो हमारे साधारण क्रियाकलाप के अतिरिक्त हैं। आइए देखते हैं क्या है। साधारण समस्याएं वे समस्याएं हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें नागरिक अपने स्तर पर समाप्त कर सकते हैं, या अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन मात्र से वह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा, साधारण बीमारियां, पारिवारिक सुरक्षा। यानी कि अगर हम रात में अपने यहां ताला लगा के नहीं सोएंगे तो हमारे यहां चोरी हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है? आपको केवल ताला लगा देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अब हम ये सोच लें कि राम राज्य आ गया है, कोई कुछ नहीं करेगा, दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं और रात में सोए पड़े हैं, या हम कहीं घूमने चले गए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति नहीं करनी है। वो चीजें, वो समस्याएं जिन्हें हम अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं, उनको हम साधारण समस्याएं कहते हैं। या साधारण समस्याओं, साधारण रूप से जो परिस्थितियां होती हैं उनमें जब हम लापरवाही बरतते हैं तब कठिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं या जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार हम विश्व में देखते हैं कि समस्या रहित विश्व को सुरक्षा रूपी विश्व के रूप में देखा जाता है। चलिए, यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाने का कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो हम सरकार से कैसे कहेंगे कि सरकार आए, हमारे बच्चे को घसीट के स्कूल ले जाए और उसको जबरदस्ती पढ़ाए? ऐसे जबरदस्ती से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए उस व्यक्ति को बाध्य होना होता है पढ़ने के लिए, उसको सज्ज होना होता है पढ़ने के लिए, उसे स्वीकार करना पड़ता है कि हमें पढ़ना है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। जब आप बच्चे को भेजेंगे, बच्चा स्वयं तैयार होगा, तब ही पढ़ाई हो सकती है। दूसरी है पारिवारिक सुरक्षा। हम अपने बच्चों को स्वयं सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि राज्य सरकार ये सब कर देगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षा स्वयं ही प्रदान करनी होती है और इनको हम साधारण समस्याओं के अंतर्गत रखते हैं। अगली आती हैं गंभीर समस्याएं। गंभीर समस्याएं क्या हैं? ऐसी समस्याएं जिनका समाधान व्यक्ति सामान्य तौर से नहीं कर सकता है, उसे राज्य या सरकार के माध्यम से ही किया जा सकता है। गंभीर समस्याएं कहा जाता है। इन गंभीर समस्याओं को देख लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे युद्ध की समस्या व्यक्ति अपने स्तर से नहीं निपटा सकता, उसे राज्य सरकार सेना ही संभाल सकती है। आंतरिक अशांति, जैसे गृह युद्ध होने लगे तो उसे व्यक्ति थोड़ी समझ सकते हैं। गृह युद्ध होने लग जाए तब सेना को उसमें सामने आना पड़ता है, राज्य को उसमें दखल देना पड़ता है। तीसरा है गंभीर रोग, जैसे कोरोना वायरस। देखिए, सारे देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र एक दूसरे की मदद कर रहा है, सारी की सारी प्रोसेस एक दूसरे के कार्यकलाप पर निर्भर हो रहे हैं। इन समस्याओं को एक व्यक्ति दूर नहीं कर सकता है, इनको कहा जाता है गंभीर समस्याएं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वर्गीकरण था समस्याओं का, ये प्राचीन वर्गीकरण है। आधुनिक समय में इस वर्गीकरण में एक अंग और बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है वो देख लेते हैं। समकालीन समय में सुरक्षा दो तरह से पुनः विभाजित किया जाता है। नंबर एक, पारंपरिक अवधारणा, और दूसरी है अपारंपरिक अवधारणा। पारंपरिक अवधारणा क्या कह रही है? कह रही है एक तो बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। क्या समस्याएं हैं? एक तो बाहरी सुरक्षा की स्वतंत्रता है,
ये समस्या है और दूसरी आंतरिक सुरक्षा की समस्या है। इन समस्याओं से देश को सरकार दूर करती है, इन समस्याओं को देश को बचाती है इन समस्याओं से। तो वो समस्याएं कैसी होती हैं, आइए देख लेते हैं। तो पारंपरिक अवधारणा में हम ये पढ़ रहे थे। दूसरा देखेंगे हम लोग अपारंपरिक अवधारणा। अपारंपरिक अवधारणा, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक, यानी कि तात्कालिक। पारंपरिक में हमने कह दिया कि दो भाग हो जाते हैं। पहला जो बाहरी सुरक्षा है वो कैसे होती है, ये कहते हैं कि सैन्य खतरे। इसमें सेना के अतिरिक्त आम नागरिक भी प्रभावित होता है। जैसे किसी सैनिक या कोई भी कार्रवाई किसी दूसरे देश के द्वारा की जा रही है, जब पाकिस्तान से कोई गोला आएगा तो वो ये नहीं देखता कि वो सेना पे गिर रहा है या आम नागरिकों पे गिरता है। कई बार वो आम नागरिकों पर भी गिर जाता है। तो इसमें सेना के साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सेना की क्षति के साथ आम नागरिकों की भी क्षति होती है। यह पूर्णतः युद्ध भी हो सकता है या सामान्य तौर पर गर्म स्थितियां हो सकती हैं, जब एक दूसरे देशों में गोलाबारी होती रहती है। अब देखते हैं कि जब बाहरी सुरक्षा से खतरा होता है, बाहर से खतरा होता है, सुरक्षा व्यवस्था में खतरा उत्पन्न होता है, तो क्या कारण होते हैं और वो क्या प्रभाव डालते हैं। बाहर से जब आक्रमण होता है तब उस देश की सरकार को मनोवैज्ञानिक रूप पर तोड़ने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? जब आक्रमण किया जाता है तो यह माना जाता है कि सामने वाली सरकार मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेशर में आएगी, वो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कार्य करेगी। तो सेना, सामान्य नागरिक और सरकार तीनों इसके प्रभाव में आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। और ये जो खतरा रहता है, ये सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों से होता है। जो एकदम पड़ोस में होते हैं उन राज्यों से सबसे अधिक खतरा होता है। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में क्या खतरे आते हैं? जैसे धार्मिक दंगे। भारत जैसे राज्य में इतने सारे धर्म और संप्रदाय भरे पड़े हैं कि कई बार इनमें आपस में टकराहट हो जाती है। इनके मानने वालों में आपस में टकराहट हो जाती है और ऐसा द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है जो एक सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेता है। जो सांप्रदायिक दंगे समाज और राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लोगों की दुकानें जला दी जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हैं। दूसरा है जातिगत दंगे, यानी कि हमारा जो भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं जातियों में बटा हुआ है और इन जातियों के हिसाब से कुछ जातियां दूसरे जाति के विरुद्ध एक षड्यंत्र करती हैं, या कहिए कि उनके हित आपस में टकराते हैं। जब हित आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं तब एक स्थिति पैदा हो जाती है जो बहुत ही अराजक परिस्थिति होती है, जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और आम नागरिकों के लिए अच्छी नहीं होती है। अगला आता है नक्सलवाद। नक्सलवाद का दर्शन अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा दर्शन है, लेकिन नक्सलवाद जैसे मार्क्सवाद था, जैसे साम्यवाद था, वैसे ही नक्सलवाद का दर्शन तो अच्छा है लेकिन व्यवहार बहुत ही गंदा है। वो समाज को नहीं मानते हैं, राज्य को नहीं मानते हैं। जब समाज को नहीं मानेंगे, राज्य को नहीं मानेंगे तो कैसी स्थिति आ जाएगी? एक अराजक स्थिति आ जाएगी। इस अराजक स्थिति में कैसे जीवन यापन होगा, कैसे चलेगा? लेकिन नहीं, लोग नहीं मानते और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिसमें आम जनमानस का जीवन
असुरक्षित हो जाता है। अगला देखते हैं कि आंतरिक जो ये समस्याएं हैं ये राष्ट्र के अंदर होती हैं और ये राष्ट्र को ज्यादा कठिनाई में डालती हैं। बाहर के खतरों से तो आसानी से लड़ा जा सकता है, लेकिन जो हमारे घर के अंदर होती हैं उनसे लड़ना ज्यादा कठिन होता है और ये ज्यादा समस्या खड़ी करती हैं। इसका दूसरा पार्ट जब हम विभाजन करने जा रहे थे तो दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि अपारंपरिक अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जो अभी तत्काल में जन्म लिया है इन्होंने, वो कुछ साल पहले, कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले उनका जन्म हुआ है, तो इस परंपरागत वर्गीकरण में उनका नामो निशान नहीं था। अब जो वर्गीकरण हो रहा है उसमें उसका नाम होता है। तो इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 आतंकवाद। यहां आप समझ लीजिए कि आतंकवाद होता क्या है। कई बार आतंकवाद 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 शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आता है कि आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद का सीधा सा अर्थ है कि अपनी गलत मांगों को, क्या, अपनी गलत मांगों को शक्तिपूर्वक जब मनवाया जाता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। किसी भी राज्य को कोई कार्य करने के लिए बंदूक की नली पे जब वो कार्य करवाया जाता है तब उसे आतंकवाद कहा जाता है। सामने वाले की परिस्थिति, बस उसको ब्लैकमेल किया जाता है, तब उस स्थिति को आतंकवाद कह लेते हैं। सामान्यतः आप समझ लीजिए कि आतंकवाद वो परिस्थिति है जो किसी गलत कार्य को करवाने के लिए शक्ति से या शक्ति के माध्यम का प्रयोग करके करवाई जाए, उसे आतंकवाद कहा जाता है। अब आप अगला देख लीजिए, परमाणु शस्त्र। परमाणु शस्त्र क्या है? विश्व में 10, 12, 15 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं, और ये परमाणु संपन्न देश, इनके पास जो परमाणु हथियार हैं वो इतने घातक हैं कि यदि इन परमाणु हथियारों का प्रयोग हो गया तो माना जाता है कि अगर संपूर्ण परमाणु हथियारों का प्रयोग हो जाए तो दुनिया एक बार नहीं 5 बार नष्ट हो जाएगी। ये दुनिया कितने बार? 5 बार नष्ट हो जाएगी। इसलिए इन परमाणु हथियारों की वजह से भी असुरक्षा की भावना पैदा होती है। अगला आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान का बढ़ जाना, ग्लेशियर का पिघल जाना और समुद्र के तापमान का बढ़ जाना। यदि समुद्र का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो जो द्वीपीय देश हैं वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे, जो समुद्र तटीय देश हैं उनके तट वाले किनारे डूब जाएंगे। तो वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सारे के सारे डूब जाएंगे, उनका जीवन यापन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये सबसे विकट समस्या है अब आज के नए दिनों की। अब देखते हैं कि नए संक्रामक रोग, जैसे संक्रामक रोग तो आप जानते हैं, खांसी, जुकाम, ये सब संक्रामक रोग है। लेकिन क्या कह रहे हैं? नए संक्रामक रोग, ऐसे रोग जिनका अभी इलाज नहीं आया है, जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसे संक्रामक रोग जैसे कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस, इनको आज बड़ी गंभीर और असुरक्षा से देखा जाता है। संपूर्ण विश्व में लगभग 150 देश आज परेशान हैं कोरोना वायरस से, अपने घरों में बैठे हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं, रेल नहीं चल रही है, फ्लाइट नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो इससे खतरनाक परिस्थिति और क्या हो सकती है? और आप क्या सोचते हैं, क्या एक व्यक्ति इसको ठीक कर देगा? नहीं कर सकता।
इसको एक राज्य भी ठीक नहीं कर सकता, एक देश भी ठीक नहीं कर सकता, संयुक्त राष्ट्र संघ भी ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए प्रयास जारी हैं। सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तब इस बड़ी महामारी से हमको निजात मिल सकती है। अगला आता है कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा क्या है। विदेशों में पहले ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग विदेश जाते हो और उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता हो, लेकिन आज क्या है, आज हमारे देश के लगभग 10% लोग विदेशों में रहते हैं, विदेशों में कार्य करते हैं। तो हमारे देश की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करें, वो उस देश के साथ अच्छे संबंध बना के रखें और कैसे भी उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, उनके प्राणों पे किसी प्रकार का खतरा ना हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आ गई है। अगला है रासायनिक तथा जैविक हथियार। क्या? रासायनिक तथा जैविक हथियार। कोरोना वायरस के रूप में भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है या जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसे हथियार भी संपूर्ण सृष्टि के लिए, विश्व के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए खतरनाक हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए ये पाठ आपके उसमें डाला गया है। क्या? समकालीन विश्व में सुरक्षा क्या हो रहा है, लोगों को अपने प्राणों की रक्षा के लिए सोचना पड़ रहा है, सरकारों को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगे तो संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। चलिए इसको आगे देखते हैं कि जो बाहरी सुरक्षा में खतरे उत्पन्न होते हैं या बाहर से असुरक्षा आती है हमारे लिए, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ठीक करने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 1, अपनी सैन्य शक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाना, अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करना, उनको प्रौद्योगिकी से जोड़ना, नए नए हथियारों का अपने सेना के साथ समन्वय करना। ये सारी चीजें जब आपके साथ होंगी तो आप एक शक्तिशाली देश होंगे और आप अपने नागरिकों की रक्षा कर पाएंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि 9/11 के हमले के पश्चात अमेरिका ने पूरे विश्व में से जो उनके विरोधी थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा, निकाला। तो क्या था ये? अमेरिका का अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व था कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अभी एक हमला हो गया, दूसरा हमला ना हो जाए, इसके लिए हमारे जितने भी विरोधी यहां बैठे हुए हैं समस्त संसार में उनको निकाल निकाल के मारा गया, जिसका लास्ट पॉइंट था ओसामा बिन लादेन की हत्या। पाकिस्तान के औटपावाद में जाकर ओसामा बिन लादेन की हत्या। तो हमें क्या देखना है? अपनी सेनाओं को सशक्त करना है, आधुनिकीकृत करना है, उसको प्रौद्योगिकी से अधिक जोड़ना है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक जो की, उससे पहले जो स्ट्राइक की, उन स्ट्राइक में हमारे सैटेलाइट की बहुत बड़ी योगदान है। सैटेलाइट की मदद लेके हम सारी स्थितियों की जानकारी के साथ वहां पहुंचे थे। एक भी कैजुअलिटी के बगैर हमारी सेनाएं वापस आ गई पाकिस्तान के अंदर घुस के। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। तो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी अपनी सेना में प्रयोग करना। आइए अगला देखते हैं। युद्ध के लिए तैयारी करना। जब हमें लगता है कि हमारा पड़ोसी देश हमको कभी भी तंग कर सकता है, हमारे खिलाफ युद्ध कर सकता है, हमारे यहां गोलाबारी कर सकता है, तो हमें क्या करना है? मानसिक तौर से युद्ध के लिए तैयार होना है और युद्ध की तैयारियां करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे सो रहे हैं, युद्ध हुआ और हम परास्त हो गए। जैसे 1962 में चाइना के युद्ध में हुआ था कि हम सोच ही नहीं रहे थे कि युद्ध भी होगा। चाइना ने आए, चाइना के लोग हमको मारा, पीटा,
हमारे सैनिकों को तबाह किया और वापस चले गए इतने आसानी से, जैसे खेतों से ककड़ी खीरा उखाड़ रहे हों उस तरीके से मार के हमको चले गए। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हम सोचते ही नहीं थे कि युद्ध हो जाएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो आदर्शवादी व्यक्ति थे, वो एक आदर्श स्थिति में जी रहे थे। इसके बाद उनका वो भ्रम टूटा और सेनाओं के विकास पर ध्यान दिया गया। अगला है शक्ति संतुलन स्थापित करना। क्या? शक्ति संतुलन स्थापित करना। शक्ति संतुलन का मतलब होता है अपना विकास करके पड़ोसी के बराबर पहुंच जाना। अगला है गठबंधन की नीति अपनाना। क्या करना? गठबंधन की नीति अपनाना, कि जब हमने बहुत सारे देशों के साथ गठबंधन कर रखे हैं तो हमारा पड़ोसी हमसे उलझने में 10 बार सोचेगा कि एक व्यक्ति के ऊपर हमला इस समस्त गठबंधन पे हमला माना जाएगा, ये सारे लोग घेर के हमको मारेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है। इस गठबंधन की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। कब? शीत युद्ध काल में। जब हम शीत युद्ध पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सोवियत संघ ने गठबंधन किए और किस तरह अमेरिका ने गठबंधन किए। ठीक है, चलिए अब आगे चल के देखते हैं कि हमारे जो शक्ति संतुलन है उससे क्या अभिप्राय है। शक्ति संतुलन, ये जो शब्द आया था, इससे क्या अभिप्राय है और इसमें क्या स्थितियां होती हैं, इसको देख लेते हैं। एक सर्वेक्षण, जब शक्ति का संतुलन देखा जाता है तो इसमें एक सर्वेक्षण कराया जाता है कि किस देश के पास कितनी सेनाएं हैं, उसके पास क्या संसाधन है। तो संसाधन और सेनाओं के आधार पर एक सर्वेक्षण होता है। वो सर्वेक्षण बाद में आपके पास आता है, तब आप देखते हैं कि कौन सा राष्ट्र हमसे बड़ा है, कौन सा राष्ट्र हमसे छोटा है, हमें कहां से खतरा उत्पन्न हो सकता है। उस समय जब वो खतरे को देखते हुए हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और ले जाके वहां खड़ा कर देते हैं जहां सबसे बड़ा राष्ट्र खड़ा है। इसी को कहते हैं शक्ति संतुलन की स्थिति। जब पड़ोसी राज्य को ये दिखाई दे जाता है कि अरे इन्होंने तो इतना विकास कर लिया है, ये हमारे बराबर खड़े हैं या हमसे आगे निकल गए हैं, तो वो आपसे उलझने की कोशिश ही नहीं करता है। इसको कहते हैं शक्ति संतुलन, या हमने वहां पे पढ़ा था अपरोध। दो बराबर की शक्तियां कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती हैं, हमेशा झगड़े से बचती हैं। यही अपरोध की स्थिति हम लागू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। पहली स्थिति हम देखते हैं तो ज्ञात हो जाता है कि कुछ देश कम शक्तिशाली हैं, कुछ अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसी स्थिति में ज्ञात हो जाने के बाद हमें किस देश से खतरा है, किससे नहीं है, इस स्थिति का आकलन करने के पश्चात हम उस देश की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब छोटा देश बड़े देश के बराबर ताकतवर हो जाता है तो इस शक्ति संतुलन कहा जाता है। जब दोनों की शक्ति बराबर होगी तब दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समानता देंगे। जब ये सम्मान और समानता की बातें होने लगे तब आप समझ लीजिए कि आप बराबर आके खड़े हो गए हैं उसके। मैंने प्रारंभ जब किया था तभी आपको बताया था कि इस चैप्टर में तथ्य उतने नहीं हैं, ये व्याख्यात्मक है और व्याख्या के माध्यम से ही आपको समझाया जाएगा। और बड़ा ही कठिन टॉपिक है, आधुनिक है, एकदम समकालीन है और सुरक्षा के मामले में उतनी आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आपको पढ़ने में कठिनाई भी आती है। लेकिन मैं आपको एक भी कठिनाई नहीं आने दूंगा। मैं एक एक करके आपको विस्तार से समझाऊंगा। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं।
इससे आगे मैं कल आपको अगले सेशन में समझाऊंगा।